नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है प्लांट क्वारंटीन्स। प्लांट क्वारंटीन्स क्या होती है, प्लांट डिजीज कंट्रोल में इनकी क्या उपयोगिता है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्या इंडिया में इसके क्या रेगुलेशन, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। आपको पहले पिछले टॉपिक्स में बताया था कि प्लांट डिजीज कंट्रोल के कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। उसमें एक होती है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन्स होता है कि बीमारी के पैथोजन को ही बाहर रखना। कीपिंग आउट इज द फंडामेंटल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्लांट क्वारंटीन। यही जो प्लांट क्वारंटीन के पीछे यही कंसेप्ट कार्य करता है, यही इसका बेसिक है कि पैथोजन को, रोगकारक को ही उस क्षेत्र से बाहर रखना जहां हम डिजीज फ्री रखना चाहते हैं, जिस एरिया को। तो प्लांट क्वारंटाइन को डिफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? प्लांट डिजीज के इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कि कोई ही बाहर का, कोई दूसरी कंट्री से, दूसरे क्षेत्र से कोई प्लांट या फिर कोई प्लांटिंग मटेरियल, कोई प्लांट प्रोड्यूस सॉइल या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे एक अपने देश में आ ना सके। और इसका पर्पस होता है कि कोई भी एग्जॉटिक पेस्ट या वीड्स या पैथोजन जो होते हैं उस प्लांट मटेरियल के साथ एक कंट्री में एंटर ना हो सके, और अगर किसी वजह से आ भी गए तो उसका स्टैब्लिश होना और उसको स्प्रेड होने से रोकना, इनके लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो सभी प्लांट क्वारंटीन्स में आते हैं। इस तरह से प्लांट क्वारंटीन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सेफ गार्ड अगेंस्ट हार्मफुल पेस्ट पैथोजेंस जो कि एक एग्जॉटिक टू अ कंट्री और रीजन। एग्जॉटिक मतलब होता है कि वो इस क्षेत्र का ना हो, कहीं बाहर से आया हो, उसको रोकना। इसका पर्पस क्या है? इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द एग्रीकल्चर। लार्ज स्केल पे जो एग्रीकल्चर के जो, जैसे कि गेहूं के या फिर जो भी हम पल्सेस के जो पैथोजेंस होते हैं वो किसी दूसरे कंट्री से ट्रांसपोर्ट होकर आ ना सके, और अगर किसी जगह से आ भी गए तो उसको इंट्रोड्यूस होने से रोकना, कि उस एग्रीकल्चरल फील्ड तक पहुंचने से रोकना और उसको स्टैब्लिश होने से चेक करना। ये इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। क्वारंटीन नॉट ओनली हेल्प्स टू वार्ड ऑफ द थ्रेट्स ऑफ एक्सोटिक पेस्ट्स। सिर्फ बाहर के जो पेस्ट आते हैं उनको रोकना ही इसका पर्पस नहीं होता है, जबकि इसका दूसरा पर्पस ये भी है कि एलिमिनेट एंड प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन। अगर आ गया है तो उसको फर्दर स्प्रेड, उसको दोबारा फैलने से रोकना। और ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश के बीच में नहीं होता, एक ही देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी होता है। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ प्लांट क्वारंटीन। फॉर क्वारंटीन पर्पस जो टेक्निक्स होनी चाहिए, टेक्निक शुड बी सेंसिटिव एनफ टू डिटेक्ट इवन ट्रेसेस ऑफ इन्फेक्शन। कि टेक्निक ऐसी हो कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट है, कोई इन्फेक्शन का कारण प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट कर सके, उसको पहचान सके। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेस्ट पैथोजन। ये जो टेक्निक है, इवन ट्रेस इन्फेक्शन को जो डिटेक्ट करने की जो टेक्निक है, वो वहाँ ज़्यादा कारगर होती है जहाँ पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि पिक नीडल फंजाई, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में स्पोर्स बनते हैं और बहुत तेज़ी से फैलते हैं, डाउनी माइल्ड्यूज या फिर कोई बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस के पैथोजन्स। डिटेक्शन टेक्निक जो होती है, जो प्लांट को पैथोजन को पहचान करने की जो टेक्निक्स होती है, वो ज़्यादातर टाइप ऑफ प्लांट मटेरियल पर डिपेंड करती है कि जो होस्ट प्लांट है उसके कौन सा प्लांट मटेरियल में वो आता है पैथोजन, और उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे कि सीड्स में आता है तो सीड्स में से उस पैथोजन को पहचानना। इसी तरह से कॉर्म्स, बल्ब्स, राइजोम, सकर्स, रनर्स, जो भी हो उसके मटेरियल्स, प्लांट मटेरियल, इसमें से उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा फैक्टर है होस्ट प्लांट स्पीशीज एंड टाइप ऑफ पेस्ट पैथोजन इन्वॉल्व। तो इन तीनों को ध्यान में रखकर, टाइप ऑफ प्लांट मटेरियल, होस्ट स्पीशीज क्या है और पैथोजन कौन सा इन्वॉल्व है उस डिजीज के लिए, इन तीनों को ध्यान में रखकर ही जो डिटेक्शन टेक्निक्स हैं उसको चूज की जाती है कि किस तरह से उसको पहचाना जाए। पेस्ट पैथोजन डिटेक्शन टेक्निक कौन कौन सी काम में आती है, कौन कौन सी काम में ली जाती है? ये दो तरह की होती हैं, बॉडीली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज जनरलाइज्ड टेस्ट। जनरलाइज्ड टेस्ट वो होते हैं कि बस एक पहचान कर ली जाए कि यस पैथोजन इज प्रेजेंट,
पैथोजन है या नहीं है ये डिटेक्ट करता है, और वो ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेंस के लिए कारगर होता है। दूसरा है स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक टेस्ट। ये खास तौर से किसी पर्टिकुलर या बहुत ही स्पेसिफिक है पेस्ट या पैथोजन के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसके द्वारा उसको हम पहचान सकते हैं। अब विस्तार से देखते हैं कि जनरलाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं। जनरलाइज्ड टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है इंस्पेक्शन ऑफ ड्राई सीड विद द नेकेड आई। आप आंखों से देखकर पहचान सकते हैं कि उसमें पैथोजन होगा या नहीं होगा, या फिर अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप के द्वारा भी पहचाना सकता है, जिससे कि फ्री मूविंग इंसेक्ट्स या फिर उसके एग्स जो होते हैं लार्वल स्टेज में होते हैं, वो सभी माइट्स, निमेटोड, गॉल्स, ये सभी नेकेड आई से या फिर लो पावर माइक्रोस्कोप से पहचाने जा सकते हैं। इसी तरह से बैक्टीरियल क्रस्ट, जैसे आपने देखा होगा सिट्रस कैंकर में ऊपर से उभार होता है खुरदुरा सा ब्राउन कलर का, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऊपर से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। या फिर डिसकलर्ड या डिफॉर्म सीड्स। डिसकलर्ड मतलब होता है कलर चेंज हो जाना सीड्स का, या उसका आकार निश्चित ना होना। या फिर जो फंगल फ्रक्टिफिकेशंस होते हैं जैसे कि स्क्लेरोशिया, स्मट या बंट बॉल्स, या फिर ऊस्पोर, एसरमुलाई, पिक्निडिया, स्क्लेरोशिया, एंड इवन फ्री स्पोर्स ऑफ रस्ट, ब्लैक कलर के रस्ट स्पोर्स होते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, स्मट बॉल्स। तो इसी तरह के बहुत सारे जो फंजाई के जो फ्रक्टिफिकेशंस होते हैं या इसके स्पोर्स होते हैं वो सीड के सरफेस पर ही देखकर नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से देखकर पहचाने जा सकते हैं। उसी तरह से एक दूसरा मेथड है यूवी लाइट के नीचे वो सीड को पास करना, ड्राई सीड को यूवी लाइट के नीचे रखना, जिससे कि कुछ फंजाई या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि यूवी लाइट के अंडर में एक फ्लोरेसेंस एमिट करते हैं, और जिससे कि वो पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट है। इसी तरह से सीड वॉशिंग, सीड को वॉश करते हैं जिससे कि कुछ रस्ट के और स्मट के, डाउनी मिल्ड्यूज के स्पोर्स जो होते हैं वो लिक्विड में आ जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज इंक्यूबेशन मेथड। जो पैथोजन है उसको मॉइस्ट ब्लॉटर या फिर अगार टेस्ट करते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं फॉर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क साइकिल के जो लाइट होती है उनके ऊपर वहाँ रखकर इसको कुछ समय के लिए इंक्यूबेट करते हैं, जिससे कि जिसको पैथोजन है वो वहाँ पर जर्मिनेट करे और उसको स्पोर्स वहाँ पर दिखाई दे। इंक्यूबेशन मेथड जो होते हैं वो ज़्यादातर यूजफुल कहाँ होती है, जो इंटरनली सीड बॉर्न फंजाई होते हैं या फिर कुछ बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं, वो इन जो मॉइस्ट ब्लॉटर जो प्लेट्स हैं या फिर अगार टेस्ट के जो प्लेट्स हैं उन पर अपनी कॉलोनीज बनाते हैं और इस तरह से वहाँ से उनको पहचाना जा सकता है। आगे है स्पेशलाइज्ड टेस्ट। स्पेशलाइज्ड टेस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें ये पहचान करनी है कि कौन सी स्पेसिफिक बैक्टीरिया पैथोजन प्रेजेंट है वहाँ पर। उसका तरीका है जैसे इंसेक्ट अगर है तो उसको एक्सरे रेडियोग्राफी के द्वारा पहचान सकते हैं, या फिर सीड ट्रांसपेरेंसी टेस्ट के द्वारा पहचान सकते हैं। सीड ट्रांसपेरेंसी टेस्ट में सीड को बॉयल करते हैं लैक्टोफिनॉल में कुछ समय के लिए, जिससे कि सीड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन जो उसमें अगर इंसेक्ट के लार्वा या फिर एग्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाते और वो दिखाई देते हैं आर पार। ऐसी स्पेशलाइज्ड जो टेक्निक्स हैं, टेस्ट हैं, वो निमेटोड्स के लिए क्या है। सीड बॉर्न निमेटोड्स के लिए सीड्स को 24 घंटे के लिए पानी में भिगाते हैं। उससे क्या होता है, जो उसके निमेटोड्स हैं वो पानी में बाहर आ जाते हैं। या फिर सीड में भी टेस्टेड आउट टू एग्जामिन अंडर स्टीरियो माइक्रोस्कोप, या फिर फिल्टर से, या फिर इस तरह से जो सीड्स होते हैं उसको जो पानी में आ जाते हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं। रूटेड प्लांट्स में जो प्लांट्स रूटेड होते हैं वहाँ पर निमेटोड्स को निमेटोलॉजिकल सीव्स छन्नी के द्वारा या फिर टिश्यू पेपर के द्वारा फिल्टर कर लेते हैं और वहाँ पर पहचानते हैं कि कौन सी निमेटोड प्रेजेंट है। इसी तरह से फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस के लिए जो दूसरी टेक्निक अपनाई गई है स्पेसिफिक टेस्ट के लिए, उसमें से पहला है सीरोलॉजिकल टेस्ट, और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है फॉर द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरियल पैथोजेंस। दूसरा है फाज प्लेग टेक्निक, ये भी बहुत सेंसिटिव होता है बैक्टीरिया के लिए, और ये इतनी स्पेसिफिक टेक्निक है जिससे कि इवन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कैन बी आइडेंटिफाइड। एक ही बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं और कौन सी स्ट्रेन है जो वो वहाँ पर उस होस्ट पर पैथोजन है
इस लेवल तक पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट इज इंडिकेटर टेस्ट प्लांट्स। इसमें जो है पैथोजन के रेसेस की लेवल तक पहचान जा सकती है, या तो वो फंगस के हो सकती है या बैक्टीरियम के या फिर वायरस के स्ट्रेन और रेसेस के लेवल तक पहुंचा नहीं सकती है। तो ये दीज आर वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। उसी तरह जो दूसरी अन्य टेक्निक्स हैं वो है डीप फ्रीजिंग ब्लॉटर टेस्ट। ब्लॉटर टेस्ट मीन्स होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल के उसको एक मीडियम बना के उस पर हम इंक्यूबेट करते हैं पैथोजन को, और वो उसकी कॉलोनी बनने के बाद उसको आइडेंटिफाई की जाती है। दूसरा है 2,4-D ब्लॉटर टेस्ट। और ये जो 2,4-D ब्लॉटर टेस्ट है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लैक लेग पैथोजन, और ये कोसिफर क्रॉप्स में होता है, और उसका जो पैथोजन है वो है फोमालिंगम। इसी तरह पोटैटो डेक्सट्रोज ऑक्सगॉल एगार टेस्ट इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ सेप्टोरिया, बीज में होती है। इसी तरह से एक और PCNB अगार। PCNB एक ग्रोथ रेगुलेटर है, केमिकल है जो केमिकल कंट्रोल के रूप में काम में आती है। इसका भी मीडियम में डालते हैं। इट इज़ वेरी सेलेक्टिव मीडियम फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्यूजेरियम स्पीशीज इन सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स होता है अनाज के जो होते हैं, उसमें फ्यूजेरियम स्पीशीज के द्वारा जो होने वाले पैथोजन्स हैं, जो रोग हैं, उनके पैथोजन को आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह से कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ सिस्टमिक कहने का मतलब है जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो जो ऐसे फंगल पैथोजन है या ऐसे बैक्टीरियल या वायरॉइड या एमएलओज हुए पैथोजन्स हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? उसके लिए आइसोलेशन ग्रोइंग फॉर अ सीजन, एक सीजन के लिए उसको आइसोलेट करके ग्रो कराते हैं, अलग से ग्रो कराते हैं, और इस तरह से उसको क्वारंटाइन ग्लास हाउस में या नेट हाउसेस में क्वारंटाइन करके ग्रो कराते हैं, और वहाँ पर उसकी कॉलोनी हमें प्राप्त होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पैथोजन वहाँ प्रेजेंट था। नेक्स्ट इज सल्वेजिंग ऑफ इन्फेस्टेड या इन्फेक्टेड मटेरियल। सल्वेजिंग क्या होता है? सल्वेजिंग इज टू डिसइंफेक्ट या फिर डीकंटेमिनेट द मटेरियल आफ्टर फुल प्रूफ इरेडिकेटिव ट्रीटमेंट्स। इरेडिकेटिव ट्रीटमेंट आपने कर दी, इरेडिकेट करने के लिए कोई ट्रीटमेंट दे दिया, इरेडिकेट मतलब नष्ट करने के लिए दे दिया, उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करना या डीकंटेमिनेट करना है कि वो पैथोजन वहाँ पर रह नहीं जाए। ऐसे ट्रीटमेंट के बाद फिर उसको रिलीज की जाती है, प्लांट मटेरियल को क्वारंटाइन से रिलीज की जाती है एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं सल्वेजिंग। इसका फर्स्ट प्रोसेस इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन ऑफ मटेरियल अंडर एटमॉस्फेरिक और रिड्यूस्ड प्रेशर हैज बीन यूज्ड। फ्यूमिगेशन मतलब है कि कोई सी भी केमिकल को फ्यूम्स की तरह सॉइल में या फिर सीड्स के ऊपर डालते हैं फ्यूम्स के फॉर्म में, और ये एक तरह से क्वारंटाइन ट्रीटमेंट है। जब सीड्स को क्वारंटाइन किया जाता है तो वहाँ पर सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है फ्यूमिगेशन के द्वारा। ये इंसेक्ट्स माइट्स के अगेंस्ट काम करता है। और कौन से फ्यूमिगेंट्स काम लिए जाते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्फीन, EDCT, इथाइलिन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर, ये इसके कॉमनली यूज किए जाते हैं फ्यूमिगेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज हॉट वाटर या हॉट एयर ट्रीटमेंट। इनके बारे में आपने फिजिकल कंट्रोल में भी देखा था। ये यूज किए जाते हैं फॉर इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, माइट्स, नेमेटोड, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। और इसमें जो टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज किया जाता है, लेकिन वो टेम्परेचर इतना स्पेसिफिक होता है कि वो पैथोजन को तो नुकसान पहुंचाता है लेकिन प्लांट टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा है केमिकल ट्रीटमेंट्स। बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, स्लरी, स्प्रे, और फिर उसमें डुबाने के लिए डिप्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जो चॉइस है केमिकल की, कौन सा केमिकल यूज किया जाएगा और उसका डोज क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि पेस्ट और पैथोजन्स और होस्ट कौन कौन से हैं और किस तरह का इफेक्ट डालते हैं, किस तरह के प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। टिश्यू कल्चर के साथ साथ थर्मोथेरेपी यानी कि टेम्परेचर के द्वारा जो थेरेपी की जाती है वो, और कीमोथेरेपी मतलब केमिकल थेरेपी इज एन एक्सेलेंट सेफ गार्ड। जबकि लेकिन कुछ सिस्टमिक पैथोजेंस ऐसे होते हैं जैसे कि रस्ट, डाउनी माइल्ड्यूज, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स एंड एमएलएस, ये सब इसमें काम में नहीं आते।
ये फिर भी टिश्यू कल्चर टेक्निक इनमें ज़्यादा प्रभावी नहीं होती। अब ये क्वारंटाइन रेगुलेशंस किस तरह के होते हैं? रेगुलेशंस मीन्स कौन कौन से रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस किस तरह से हम रेगुलेट करते हैं। क्वारंटाइन रेगुलेशंस जो होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो लाइफ साइकिल जो है उसको ब्रेक कर सकें। फेवरेबल कंडीशंस हमेशा मिलती रहती है तो लाइफ साइकिल ख़त्म नहीं होती पैथोजन की, और वो साइकिल दर साइकिल अपनी लाइफ साइकिल किसी न किसी होस्ट पर, अपने स्पेसिफिक होस्ट पर पूरी करते रहते हैं। तो इसी साइकिल को ब्रेक करना होता है क्वारंटाइन के द्वारा। और इसके लिए जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो इस तरह से हैं। पहला, कंप्लीट एम्बार्गो या प्रोहिबिशन। इसमें ये कब किया जाते हैं? व्हेन द पेस्ट रिस्क इज वेरी हाई, रिस्क बहुत हाई होता है, पैथोजन बहुत ही डेंजरस होता है, एंड द सेफ गार्ड अवेलेबल, जो हमारे पास सेफ गार्ड्स हैं वो उतने एडिक्वेट नहीं है, उतने सफिशिएंट नहीं है, और इस तरह से इम्पोर्ट को पूरी तरह से रोक दिया जाता है कि नहीं, ये मटेरियल हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरा है पोस्ट एंट्री क्वारंटाइंस। रिस्क तो हाई होती है यहाँ पर, लेकिन सेफ गार्ड्स अवेलेबल है हमारे पास, वो आ सकता है। उसके बाद हम पोस्ट एंट्री मतलब आ जाने के बाद हम उसको क्वारंटाइन करके रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। इसमें पेस्ट रिस्क इज नॉट हाई, ज़्यादा हाई नहीं होता। जो इम्पोर्ट परमिट इज रिक्वायर्ड, एक पर्टिकुलर चेक के बाद, पर्टिकुलर रूल्स के बाद, उसको चेक करने के बाद उसको आने से रोका नहीं जा सकता, उसको फ्री कर दिया जाता है, ठीक है आप जा सकते हैं, आपकी एंट्री अलाउड है। लास्ट इज अनरेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, इम्पोर्ट आराम से किया सकता है बिना किसी परमिशन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब है प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में प्लांट क्वारंटाइन की क्या सिस्टम है? यहाँ पर कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जो प्लांट क्वारंटाइन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक हैं। वो हैं कौन से? प्लांट क्वारंटाइन एक्टिविटीज इन इंडिया आर कैरिड अंडर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, जिसको DIP एक्ट, डिप एक्ट 1914 के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। ये बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन इसमें सीड को कवर नहीं किया गया था। सीड वॉज नॉट कवर्ड अंडर DIP एक्ट। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉट फॉरवर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव, एक रेगुलेशन लाई जिसको प्लांट फूड्स एंड सीड रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया 1984 कहते हैं। इस रूल्स के द्वारा ही सीड को भी इस क्वारंटाइन रूल में कवर किया गया। और टू डेवलप एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स, बहुत ही हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के पर्पज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया रेगुलेशन ले आई, अ न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, सितंबर 1988 में लाई। और उसके बाद प्लांट फूड्स एंड सीड रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया एक्ट ऑर्डर 1989 प्रभावी हुआ। और यही रेगुलेशंस वो हैं जो कि इंडिया में प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम को रेगुलेट करने का, गवर्न करने का कार्य करते हैं। उसके मेन फीचर्स क्या है? इसके मुख्य फीचर्स इस तरह से हैं। सबसे पहले, कोई कंसाइनमेंट या कोई सीड, कोई प्लांटिंग मटेरियल इंडिया में विदाउट वैलिड परमिट के एंटर नहीं हो सकता, इंडिया में नहीं आएगा। दूसरा, वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसके पास फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसका मतलब है वैलिड परमिट होनी चाहिए, पहला। दूसरा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, थ्रू लैंड कस्टम स्टेशन, सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट, ये 3 तरह के पोर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर कस्टम स्टेशन स्थापित किए गए हैं, सी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, और वहाँ के थ्रू ही इनकी एंट्री होगी कस्टम चेकिंग के बाद। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड आइसोलेशन गोइंग अंडर डिटेंशन। अगर वहाँ पर एंट्री होती भी है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, और उसके बाद से पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है वो उसको अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द डिजिग्नेटेड इंस्पेक्शन अथॉरिटी, DIA जो है वो उसको जहाँ पर अप्रूव करेगी, जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर पे, वहाँ पर पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन फैसिलिटी को में वो रहेगा, वहाँ पर उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, और अपनी क्वारंटाइन की ड्यूरेशन पूरी करने के बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। नेक्स्ट इज हे, स्ट्रॉ एंड एनी अदर मटेरियल ऑफ प्लांट ओरिजिन। जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, जो कि स्ट्रॉ, घास फूस या पैकिंग मटेरियल के जो यूज़ किए जाते हैं, प्लांट मटेरियल, वो यूज़ नहीं किया जाएगा, प्लांटिंग मटेरियल में यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और प्लांट डेब्रिस जो सीड के साथ आते हैं, सीड या प्लांटिंग मटेरियल के साथ आते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा।
हालांकि सॉयल को रिसर्च पर्पस के लिए इंडिया में आने की परमिट दी जाती है, वो भी किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर बना रखा है, उसके द्वारा एक स्पेशल परमिट जारी की जाती है। उस स्पेशल परमिट के द्वारा ही सॉयल को रिसर्च पर्पस के लिए एंट्री दी जाती है। उसके बाद है द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। इसका हेड होता है प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है कि डिप एक्ट के अंतर्गत जो भी क्वारंटाइन रूल्स बनाए गए हैं उसको इन्फोर्स कराना, उनको लागू करवाना। इसी तरह से प्लांट क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन सेंटर्स, ये कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स या फिर लैंड कस्टम स्टेशन, जिनमें मुख्य रूप से अमृतसर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई में स्थापित किए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर्स। यहाँ पर जो इनकमिंग कंसाइनमेंट होगा, जो सामान आएगा प्लांट मटेरियल का, उनका इंस्पेक्शन होगा, वो इंस्पेक्ट किए जाएंगे, उनको फ्यूमिगेट किया जाएगा, एंड नहीं तो फिर उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। और डिसइंफेक्शन ये आवश्यक है उस प्लांट को इंडिया में रिलीज करने से पहले, एयरपोर्ट से बाहर भेजने से पहले। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम इस सीरीज में प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस एंड ब्रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।